हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 4 क्लास हिस्ट्री की ली है, लेकिन आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं आपके लिए। क्योंकि एक सब्जेक्ट को अगर हम लेके चलेंगे तो उससे ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम जल्दी क्लियर हो जाएगा और टाइम भी लगेगा थोड़ा। तो इसलिए मैं थोड़ा आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की बात करने जा रहा हूँ। एक नया लेक्चर आपके लिए लेके आ रहा हूँ और ये सिर्फ आपके लिए भारतीय संविधान का जो पहला लेक्चर होगा, इसे इंट्रोडक्शन होगा। भारतीय संविधान की जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो कैसे तैयार किया गया, कहाँ से क्या चीज़ लेकर आए हम, और किस तरह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, इसकी बनाने की ज़रूरत पड़ी, और हमें किसके द्वारा ये बनाया गया और कौन कौन से एक्ट्स हमारे यहाँ पर आए। हम बिल्कुल ढांचा आज बिल्कुल बेसिक तैयार करेंगे और जो इसकी पहली क्लास होगी वो कल से होगी। आज एक इंट्रोडक्शन होगा, ये इंट्रोडक्शन ही इसका बेस होगा, इसकी नींव होगी। और जो इस नींव को अच्छे से तैयार करेगा और अच्छे से पढ़ेगा, इस बेस को मैं गारंटी देता हूँ और बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कोई भी किसी भी चीज़ की बनाते हो, तो आपको नींव रखनी सबसे ज़रूरी होती है। बिना नींव के आप दीवार नहीं चिन सकते। अगर आप बिना नींव के दीवार चिनोगे तो बारिश में या आंधी तूफान में वो गिर जाएगी। लेकिन अगर आपका बेस अच्छा होगा, आपकी जड़ें अच्छी होंगी, आपकी मजबूत जड़ें होंगी, तो कोई भी आपको गिराने वाला पैदा नहीं होगा। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, चलिए देखिए, बिल्कुल मैं बेसिक से आपको बताने चाह रहा हूँ। देखिए, एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, एक ऐसे समझेंगे जैसे कि एक कोई कहानी चल रही है और हम इंटरेस्ट लेंगे बिल्कुल पढ़ने में। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पुराना, और जो सबसे पुराना, अगर हम लिखित कानून या हम लिखित संविधान की बात करें सबसे पुरानी की, तो अमेरिका का है। अमेरिका का, यूएसए का सबसे पुराना लिखित संविधान है। और जो हम सबसे बड़े कानून या संविधान की बात करें तो वो ग्रेट ब्रिटेन का है, लेकिन वो अलिखित है। उसके अंदर लिखित हैं, कुछ ही चीज़ें लिखित हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अलिखित कानून है। और वो दुनिया का, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित कानून संविधान माना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की भी बात करेंगे हम, वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन किस किस को मिलकर बना, इंग्लैंड को और आपके वेल्स को, स्कॉटलैंड को मिलकर जो ग्रेट ब्रिटेन आपका जो बना है, वो है जो आपका सबसे बड़ा अलिखित संविधान है। चलिए, ये तो बात खत्म हो जाती है यहाँ पे कि सबसे बड़ा लिखित कानून कौन सा है और सबसे बड़ा अलिखित कानून कौन सा है। अब हम बात करते हैं कि हम भारत में इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें यहाँ पर संविधान लाना पड़ा। और लाना पड़ा तो वो किसके द्वारा भारत में संविधान आया, किस समय पर भारत में संविधान की नींव रखी गई, किसके द्वारा रखी गई। चलिए, एक व्यक्ति थे 1215 में, 1215 का टाइम है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था किंग जॉन। उनके द्वारा जो ब्रिटेन का संविधान था, उसका नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। 1215 में एक ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम था किंग जॉन। उनके द्वारा ब्रिटेन के संविधान को कहा गया मैग्ना कार्टा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये आपका एसएससी से लेकर जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आप फेस भी कर चुके होंगे। और लास्ट ईयर के जितने मॉडल पेपर हैं आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं। भारत में इसकी नींव कैसे पड़ी, संविधान की क्या ज़रूरत पड़ी और कब कब कैसे। हम बिल्कुल ढांचा बेसिक से तैयार करेंगे। आज हम ऐसे नहीं कि मैं आपको ये बता दूंगा कितना समय लगा, कौन कौन समिति मेंबर था, कितना टाइम लगा,
और उसके अंदर कितने अनुच्छेद आर्टिकल थे, कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने भाग थे, कितने पार्ट्स थे। आपका ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये आपका कल से शुरुआत होगी। आज हम बिल्कुल बेसिक नींव देखेंगे कि हमें कैसी ज़रूरत पड़ी और क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए 1599 में 1599 में भारत में एक आदमी आया जो ब्रिटेन का था, उसका नाम था जॉन मिलेनियल। 1599 में भारत में पहला ब्रिटिशर्स आया, उसका नाम था जॉन मिलेनियल। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम ब्रिटिशर्स भारत में कौन आया, क्या उसका नाम था और कौन से सन में आया था। 1599 में भारत में आया जॉन मिलेनियल, जो एक ब्रिटिशर्स था। ठीक है बच्चों, ये देखिए 31 दिसंबर वर्ष था 1600 और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। और उसके जो उसका उद्घाटन था या एस्टेब्लिशमेंट थी, स्थापना थी, वो किसके द्वारा की गई? रानी एलिजाबेथ फर्स्ट। देखिए 31 दिसंबर सन वर्ष 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई भारत के लिए, और की गई वो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। कहाँ पर की गई? इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। लंदन के अंदर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के लिए थी, उसकी स्थापना की गई 31 दिसंबर सन 1600 को रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। यहाँ से हमारे संविधान की शुरुआत होती है, नींव रखी जाती है, जड़ रखी जाती है। इस शुरुआत के बाद, इस एस्टेब्लिशमेंट के बाद वर्ष 1608 में भारत में प्रथम जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस, वो भारत आए। उस समय जो समय था 1608 का, यहाँ चल रहा था जहांगीर। मुगल शासक था एक जहांगीर। वर्ष 1608 की बात है। कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं, परमिशन ग्रांटेड कराते हैं कि मुझे भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करनी है, एक कंपनी लगानी है, उसकी मुझे आप मंजूरी दीजिए। मैं एक ईस्ट इंडिया कंपनी लगाना चाहता हूँ जिसके अंदर हम व्यापार करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ माल उधर से लाएंगे, कुछ माल इधर से उधर पहुँचाएंगे, कच्चा माल इधर से लेकर जाएंगे, उधर उसे प्रोडक्ट के रूप में तैयार करेंगे। 1608 की बात है। कैप्टन विलियम हॉकिंस की एक मीटिंग हुई जहांगीर के साथ। जहांगीर एक मुगल शासक थे। 1608 में जहांगीर के द्वारा परमिशन ग्रांटेड कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी लगाने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्ष 1613। वर्ष 1613 में एक जगह पड़ती है आपकी सूरत। क्या पड़ती है? सूरत। कहाँ पर पड़ती है? गुजरात। वर्ष 1613 में सूरत एक जगह पड़ती है गुजरात, जहां पर प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए 13 साल का लंबा पीरियड लगा भारत में एक कंपनी की स्थापना करने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट, घोषणा, स्थापना तो कर दी गई थी वर्ष 1600 में लंदन में बैठे हुए रानी एलिजाबेथ ने, लेकिन वर्ष 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया आए। उन्होंने बात करी जहांगीर से कि मैं आपके देश में, आपके राज्य में, आपके साम्राज्य में मैं एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहता हूं,
जो एक ब्रिटिशर्स कंपनी है जिसका नेतृत्व ब्रिटिशर्स करेंगे, जिसके अंदर कुछ अधिकारी होंगे, जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लगानी है, जो जहांगीर ने कुछ शर्तों के द्वारा, कुछ इनकी शर्तें आपस में हुई और जहांगीर ने उन्हें परमिशन ग्रांटेड कर दी गई कि ठीक है चलो भाई, जब ऐसी बात है आप मुझे कर भी दोगे, सभी चीज़ दोगे, टैक्स दोगे, चलो आप लगा लेते। लेकिन जहांगीर को इतना पता नहीं था कि भविष्य में फ्यूचर में क्या होने वाला है और ये कितने चालबाज, कितने धोखेबाज अंग्रेज होने वाले हैं और किस तरीके से आपस में फूट डालकर ये यहाँ पर राज करने की सोच रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कैसे भारत को कब्जा करना है। तो सन 1608 में परमिशन ग्रांटेड हुई। 1613 में सूरत में पहली गुजरात में स्थापना कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो मेन चीज़ है ना, जो वो अब हम बंगाल पे चलेंगे। जो हमारी जो नींव पड़ी है ना, वो बंगाल से ही पड़ी है। बंगाल के मैं आपको कुछ नवाब बताऊंगा, वहाँ पर मैं आपको प्लासी का युद्ध बताऊंगा, क्यों हुआ, क्या कारण था। प्लासी के युद्ध होने के बाद मैं आपको बक्सर का युद्ध बताऊंगा, और बक्सर का युद्ध होने के बाद आपको एक रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा 1773 का, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारतीय जो संविधान है उसकी नींव रखी गई। उसी के द्वारा जो आज भी उसके 1919 का जो भारत के संविधान में जो एक एक्ट है, वो भी इसी बेसिस पे 1773 की बेसिस पे। मैं आपको जो बंगाल के नवाब पढ़ाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल आपको इन शॉर्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी जो मौजूदगी है, सिर्फ आपको नाम और सन पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। ज़्यादा जो मैं आपको उन्हें डिटेल में पढ़ाऊँगा, मैं वो आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा जब बंगाल चलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एक जानना है, एक बेसिक ढांचा तैयार करना है कि किस तरीके से क्या हुआ और कहाँ से क्या नींव पड़ी और क्यों हमें ज़रूरत पड़ी भारतीय संविधान की। चलिए, जो आपका बंगाल था, ब्रिटिशर्स के लिए पहला कर मुक्त, टैक्स मुक्त राज्य बना। ब्रिटिशर्स का पहला कर मुक्त। जो ब्रिटिशर्स थे वे क्या होता था, उन्होंने पहले कहा, उन्होंने लालच दिया कि हम आपको टैक्स दिया करेंगे और आप यहाँ पर क्या नाम है, हमारी कंपनी खुलवा दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने यहाँ पे ठीक है बात हो गई, लेकिन शायद उन्होंने थोड़ा थोड़ा टाइम लिया और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहला कर मुक्त राज्य बना लिया, उसे हड़प लिया, उस पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया बंगाल पर उन्होंने उसे अपना कर मुक्त राज्य बना लिया। कौन सा था, बंगाल। ब्रिटिश के लिए पहला कर मुक्त राज्य कौन सा बना, बंगाल। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ष 1713 की। वर्ष 1713 में बंगाल का पहला नवाब, बंगाल का पहला नवाब कौन बना, मुर्शिद कुली खान, जिसका पीरियड था, जिसका समय था 1713 से लेकर 1727 तक। देखिए, ब्रिटिशर्स के लिए पहला कर मुक्त राज्य बन चुका था बंगाल। 1713 में पहला बंगाल के नवाब की बात करते हैं तो उसका नाम था मुर्शिद अली खान, जो 1713 से लेकर 1727 तक रहा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा नवाब आ जाते हैं सुजाउद्दीन। उसका पीरियड था 1727 से लेकर 1739 तक। 1727 से लेकर 1739 तक। देखिए, जो मुर्शिद अली खान था, मैं जो उसका कार्य है, उसने क्या क्या किया अपने इन समय में 1713 से लेकर 1727 तक, उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपको एक बेसिक ढांचा तैयार करा रहा हूँ कि हमें किस वजह से और क्या जरूरत पड़ी कि हमें भारतीय संविधान लाना पड़ा, हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, और जो उसकी ज़रूरत पड़ी वो हमारा जो रास्ता है वो गुजरता है यहाँ से होकर। ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ से ही आपका बिल्कुल एक ढांचा तैयार होगा, और आपकी जो एक महत्वपूर्ण क्लास है आप इसे ज़रूर पढ़िए। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपके दो नवाब हो चुके हैं बंगाल के, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था, दूसरा नवाब कौन था, उसका पीरियड, उसका टाइम क्या था, ठीक है ना। और ये आपके डिटेल में पढ़ेंगे जब आप बंगाल पढ़ेंगे, ठीक है ना, हिस्ट्री में। चलिए, जो बंगाल का तीसरा नवाब था उसका नाम था सरफराज खान। सरफराज खान, उसका पीरियड था 1739 से लेकर 1740 तक। बंगाल का तीसरा नवाब बना सरफराज खान, और जिसका समय था 1739 से लेकर 1740 तक। और 1740 तक आते आते एक साल के अंदर ही इसके द्वारा एक युद्ध कर दिया गया, इसके द्वारा एक युद्ध कर दिया गया, और उस युद्ध का नाम था घोरिया का युद्ध। घोरिया का युद्ध। जब मवाना के आसपास के बच्चे हैं वो घोरिया गांव को मत समझ लेना कि यहाँ पर ही वो युद्ध हुआ था। घोरिया एक जगह पड़ती है बंगाल के अंदर जहाँ पर ये युद्ध हुआ, और उसे कहा गया घोरिया का युद्ध, ठीक है। देखिए, एक तरफ तो था इसमें सरफराज खान, कौन था, सरफराज खान, और एक तरफ था अली वर्दी खान, कौन था, अली वर्दी खान। इन दोनों के बीच में 1740 में एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया घोरिया का युद्ध। एक साइड था आपके सरफराज खान और एक तरफ थे आपके अली वर्दी खान, जिसमें विक्ट्री हुई, विजय हुई, जीत हुई, किसकी, अली वर्दी खान की। अली वर्दी खान के द्वारा सरफराज खान को बीट कर दिया गया, उसे पछाड़ दिया गया, उसे हरा दिया गया, और बंगाल का अगला जो नवाब था वो कौन बना, चौथा नवाब अली वर्दी खान। पहला आपका मुर्शिद अली खान, सेकंड आपका सुजाउद्दीन, थर्ड आपका सरफराज खान, और फोर्थ बना आपका अली वर्दी खान, जो जीत कर बना था घोरिया के युद्ध को, और उसने उस बैटल में हराया था सरफराज खान को। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसका जो पीरियड था, इसका समय था 1740 से लेकर 1756 तक रहा। 1740 से लेकर 1756 तक का जो समय था वो था अली वर्दी खान का। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका बेसिक ढांचा तैयार हो रहा है, इसे हिस्ट्री मत मान लेना आप, ये आपका हिस्ट्री भी है और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन कोई करना चाहे तो कहीं से भी कर सकता है, लेकिन जो उसकी मेन शुरुआत है वो यहीं से होती है, ठीक है। चलिए, जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक तरीके से कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वे एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं। एक छत्ते पे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं और वो आपस में बैठी रहती हैं। अगर आप उन्हें टच करोगे, आप उन्हें छुओगे, आप उन्हें किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो वो आप पे हमला कर देंगे, हमला बोल देंगे, और आपको वहाँ पर घेर कर वहाँ पर मार भी सकते हैं, जान भी आपकी ले सकते हैं। ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिशर्स थे उनको कहा गया लाइक दैट मधुमक्खी ब्रिटिशर्स के लिए एक थॉट दी गई, एक तरीके से उन्हें एक नाम दिया गया कि ब्रिटिश जो होते हैं वे मधुमक्खी की तरह होते हैं। और इस थॉट को देने वाला कौन था, बंगाल का फोर्थ नवाब था अली वर्दी खान, जिसका पीरियड था 1740 से लेकर 1756 तक। एक थॉट दी गई अली वर्दी खान के द्वारा ब्रिटिशर्स के लिए कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मधुमक्खी की तरह होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपका, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि पूछा जाएगा जो आने वाला एग्जाम। चलिए, मधुमक्खी की तरह ब्रिटिशर्स को किसने कहा, अली वर्दी खान ने। अली वर्दी खान बंगाल का कौन सा नवाब था, चौथा नवाब था, उसका पीरियड 1740 से लेकर 1756 तक का था। चलिए अब बात करते हैं बंगाल के अगले नवाब के, जो नवाब नंबर 5 आ जाता है, उसका नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है इसके टाइम पीरियड में। सुजाउद्दौला 1756 से लेकर
1757 तक इसका टाइम पीरियड था। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटना इसके ही टाइम पे हुई, और जो मेन एक तरीके से कहते हैं भारतीय संविधान की जो जरूरत पड़ी हमें, जो उसकी नींव रखी गई, वो इसी के टाइम से, इसी के पीरियड के, इसकी घटना के समय में, जो इसके समय में घटना हुई उसी के द्वारा रखी गई। वो घटना थी आपकी फोर्ट विलियम की घटना। चलिए एक कहानी के रूप में हम इसे तैयार करते हैं, मैं आपको पहले तरीके से समझा देता हूँ। वर्ष 1756 की बात है, जब सुजाउद्दौला बंगाल का 5वां नवाब बना। उस टाइम पे एक कलकत्ता के अंदर आपका एक था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम एक आपका फोर्ट, एक किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। उसके अंदर क्या था, ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने कहा इसे कि जो आपका घेराबंदी होती है, वो ब्रिटिशर्स का जो फोर्ट विलियम था जहाँ से प्रशासनिक इकाई अपनी चलाते थे, उनके सुजाउद्दौला ने कहा कि जो आपने इसकी घेराबंदी करी रखी है आप इसे हटा दीजिए। उस बात को लेकर इनके आपस में वाद विवाद हुआ। जो डिटेल है वो तो हम पढ़ेंगे आपकी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, यूपीएससी लेवल तक की पढ़ेंगे। लेकिन जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, वाद विवाद होने के बाद सुजाउद्दौला उस पर भड़का, उसे गुस्सा आया और उसने एक घटना करा दी। उसका नाम था फोर्ट विलियम की घटना, काल कोठरी की घटना, जिसके अंदर 146 ब्रिटिशर्स अधिकारी थे। उन्हें एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया, एक हॉल के अंदर बंद कर दिया गया, और उन्हें काफ़ी टाइम तक, एक दिन से भी ज़्यादा तक, 24 घंटे से भी ज़्यादा तक उन्हें उसके अंदर रखा गया। और उसमें उनकी 123 ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी मौत हो जाती है, और जिसमें से सिर्फ 23 ही बच पाते हैं। 146 बंद करें, 123 की डेथ हो गई, मौत हो गई उस काल कोठरी के अंदर, और सिर्फ 23 बचे। ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है बंगाल के समय में। बंगाल के टाइम के जो 1756 से 1757 का टाइम है, और ये इतनी महत्वपूर्ण घटना थी। यहाँ से क्या हुआ, एक जो आपका गवर्नर था, ब्रिटिश सरकार ने पहला गवर्नर भेजा रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 में आया। और इस सुजाउद्दौला के कारण ही, इस ब्लैक होल की घटना के कारण ही, इस काल कोठरी की घटना के कारण ही प्लासी का युद्ध हुआ। अगर ये घटना ना होती तो प्लासी का युद्ध भी ना होता। ये घटना ना होती तो उन्हें कुछ भी रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत भी ना होती, प्रशासनिक इकाई भी इतनी उनकी मजबूत ना होती, और उनका पूरा ध्यान केंद्रित हो गया इस घटना को लेकर। और अंग्रेज इतने भड़क गए, उन्हें इतना गुस्सा आया उन्हें, क्योंकि उनके 123 अधिकारी की मौत हो चुकी थी, जिसमें 23 बच पाए थे 146 में, तो उनकी भी हालत गंभीर थी। इसलिए उन्हें मजबूरन एक युद्ध करना पड़ा, और उन्हें अपना गवर्नर भेजना पड़ा रॉबर्ट क्लाइव, और 1757 का युद्ध हुआ, जिसे कहा गया प्लासी का युद्ध। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ब्लैक होल की घटना बोल देता हूँ, ये सुजाउद्दौला के टाइम पे ब्लैक होल की घटना।